ये पर्सनली मुझे एक अफ़सोस बहुत सालों से रहा है और अभी भी है, और इंशाल्लाह हो सकता है कि आगे जाके आपके ज़रिए से, आप जैसे लोगों के ज़रिए से इंशाल्लाह ये फुलफ़िल हो। एक यूपीएससी स्टूडेंट भी चीता कैंप से नहीं है। हाँ, क्यों 3 ऐसी चीज़ें हैं ना एजुकेशन में, मतलब वो ऑल ओवर इंडिया के लेवल में। एक होता है मैनेजमेंट लेवल में टॉप जो होता है वो आईआईएम्स होते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट्स होते हैं। हाँ, तो इसमें बच्चा आपका इसमें जाता है। दूसरा जो होता है टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजिकल जो टॉप है, टेक्नोलॉजी का जो टॉप है इंडिया में, वो है आईआईटीज़, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और फिर आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन जो आता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसमें जो टॉप गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें आता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके जो ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं उसको, आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस, फिर इंडियन फॉरेन सर्विस, आईआरएस ऑफिसर्स होते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस वाले। ये पूरे जो हैं पूरी कंट्री के मतलब सिस्टम को चलाते हैं, पूरा पूरा कंट्री के सिस्टम को अच्छा, ये मेरा सपना था, ठीक है, कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूँ। हाँ, मेरा सपना आईएएस ऑफिसर बनने का था। और ये 10 में मतलब मैं जब था तो मेरा सपना था कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूँ। और मैंने उसके लिए थोड़ी सी कोशिश भी की, ऐसा नहीं कि नहीं कोशिश की, लेकिन मैं नहीं बन पाया। हाँ, मतलब मैंने कोशिश ऐसे की कि जितनी करना चाहिए वैसे नहीं की। मेरी कोशिश छोटी सी थी, तो मैं वो बन नहीं पाया। लेकिन मैं चाहता था कि कोई स्टूडेंट जो है ना अपने एरिया से, चीता कैंप ट्रॉम्बे से, कोई एक बच्चा तो है कम से कम क्या बन जाए, एक आईएएस आईपीएस हाँ, मैं निकले। मेरे स्टूडेंट्स को कहता भी हूँ, अरे भाई कोई ना कोई तो लाल बत्ती की गाड़ी लेकर आओ यहाँ पर, एम्बेसडर वगैरह मुझे भी दिखाओ यार। फिर मुझे आके सब आपको आके सलाम ठोकते हैं, तो मुझे भी आप आके बिल्कुल, सलाम करो। बिल्कुल, हाँ, एब्सोल्युटली। अकबर सर बोले मैं आईपीएस ऑफिसर बन गया, जी, जी। आईआरएस ऑफिसर ऑब्वियसली बन एक गया। एक एक टीचर के लिए उससे बड़ा सपना क्या हो सकता है कि उसका स्टूडेंट लाल बत्ती में आए और उनका सलाम हाँ, करे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मतलब जो है ना, इसके बारे में भी पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं पता है, अवेयरनेस नहीं है। एक अवेयरनेस। चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगा सर, ये टीचिंग्स यानी कि सिर्फ प्रोफेसर और टीचर्स का ही काम नहीं है, ये एक्चुअली पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एज अ करियर वाइज उस स्टूडेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी ओवरऑल अगर मैं इसमें अगर रोशनी डालूँ तो सबसे मेन मुद्दा उठकर आएगा कि लोगों को इसके बारे में अब तक नहीं मालूम, क्योंकि लोगों को आइडिया है 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन। आई एम टॉकिंग अबाउट some people in चीता कैंप एंड सम ऑफ द लोकल एरियाज। मैं ओवरऑल की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो पीपल आर गेटिंग यूज टू इट, आई मीन अवेयरनेस बढ़ रहा है, बट इन टर्म्स ऑफ पेरेंट्स जो पुराने ख्यालात के हैं और थोड़े बहुत नहीं, थोड़े तो नहीं अनएजुकेटेड बोल है। सकता, मैं बोलूँगा कि मेजॉरिटी अभी भी जो है, जी, मेजॉरिटी उनको मतलब इसके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, और लेने देंगे भी ना तो उतना लेते नहीं इंटरेस्ट से। अब वो पेरेंट्स का ऐसा टारगेट होता है, उनको पता ही नहीं ना हालांकि कि आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर का एक पोजीशन क्या होता है और उसका पावर क्या होता है। हाँ, उसका पावर जो होता है, आईएएस ऑफिसर कौन होता है, जो पूरा मतलब जो कंट्री, मतलब जो हमारे जो नेता होते हैं, लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं बड़े बड़े, और जो मिनिस्टर्स होते हैं, लीडर तो नहीं कहूँगा, मिनिस्टर जो होते हैं, मिनिस्टर्स के जो है पूरा सिस्टम को रन करने वाले। अभी कोई फाइनेंस मिनिस्टर है तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो अकेला तो पूरा मतलब जो है पूरा बजट वगैरह रेडी नहीं करता है, बल्कि उसके सेक्रेटरीज होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरीज होते हैं, ये आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। ये पूरा मतलब जो है सिस्टम को रन करते हैं। आपके कलेक्टर्स होते हैं, और गवर्नमेंट के जो सीएम जो होते हैं, उनके जो सेक्रेटरीज वगैरह जो होते हैं, ये जितने भी होते हैं, चीफ सेक्रेटरी राइट। कहते हैं उसे, ये पूरे जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, मतलब इस इन टर्म, मतलब इन शॉर्ट मैं ऐसे बताऊंगा कि पूरे गवर्नमेंट को रन करने वाले जो होते हैं वो ये यूपीएससी वाले होते हैं, यूपीएससी वाले होते हैं। आईएएस, आईएफएस, आईआरएस, है ना, आईपीएस, जितने ऑफिसर सब होते हैं। हाँ, तो ये इतना जो है इम्पॉर्टेंट मतलब जो है पोजीशन होती है। अब पेरेंट्स को बताएंगे ठीक है तो थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं, लेकिन बाद में फिर वो उसके बारे में इंक्वायरी करना, अच्छा उनको ऐसा लगता है ना कि ये लंबा थोड़ा प्रोसीजर है। हाँ, आईएएस के बारे में थोड़ा समय थोड़ा ज़्यादा बता देता हूँ ताकि पेरेंट्स को समझ में आ जाए। तो पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि भाई इसमें प्रीलिम एग्ज़ाम होता है, फिर मेंस एग्ज़ाम होते हैं, उसके बाद इंटरव्यूज़ होते हैं, वो ग्रेजुएशन के बाद होता ही है। तो फिर ये बच्चा इतने साल तक करेगा, फिर पैसा कब आएगा, है ना। तो राइट। पेरेंट्स का एक इंटेंशन ऐसा होता है ना, बहुत से पेरेंट्स का, भाई हमारा बच्चा पढ़ाई करे ग्रेजुएशन होने के बाद, या ग्रेजुएशन पहले पहले क्या करे, पढ़ाई मतलब कमाना शुरू कर दें। तो वो आज कमाता है, ठीक है, 10 20 30 40 50 कमा लेता है, ठीक है,
लेकिन अगर आप 2 साल अगर बच्चों को दे देते हो पढ़ने के लिए, ठीक बिल्कुल है, सर, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में हो जाएगा, थर्ड अटेम्प्ट में हो जाएगा। बिल्कुल, हाँ, तो आप 2-3 साल अगर बच्चों को देते हो तो उसका करियर बन जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, न सिर्फ उसका करियर बनेगा बल्कि उसकी आने वाले जनरेशन का भी करियर बनेगा। जी, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे ही जानना चाहूँगा और आप बताएं लोगों को, व्हाट इज़ द बेस्ट एज, बेहतरीन एज, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट ये चलता रहता है सिलसिला। तो इसकी तैयारी कौन से उम्र से शुरुआत करें? इसकी अगर आपको तैयारी करना है तो बच्चा जो है 10 के बाद ही उसकी मतलब जो तैयारी शुरू करे, बिल्कुल, 10 स्टैंडर्ड के बाद। अगर Right. आपको आईएएस आईपीएस बनना है, यूपीसी का एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो टारगेट ये होना चाहिए। देखो, आप देखोगे ना, आपको ट्रेंड देखोगे या नंबर्स देखोगे, परसेंटेज देखोगे, तो नॉर्थ इंडिया में से सबसे ज़्यादा बच्चे जो होते हैं बिहार, यूपी के, वो यूपीसी के एग्ज़ाम जो क्लियर करते हैं। राइट, मेजॉरिटी, पूरा चंक जो होता है वो उसी मतलब जो नॉर्थ से आता है। और उसमें भी कुछ जो है ये स्टेट्स जो है ना, जो आप कहते हो उसको हिंदी स्पीकिंग बेल्ट जो है, राइट, वहाँ के लोग ही होते हैं जो ये यूपीसी। लेकिन उसमें क्लियर करने की मतलब उसका रीज़न क्या है? क्या महाराष्ट्र में या साउथ इंडिया में, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी में देखो तो बहुत कम परसेंटेज कम है होता सर, बहुत कम जी, होता है, ठीक है। ओवरऑल साउथ इंडिया में और महाराष्ट्र वगैरह से बच्चे कम जाते हैं। उसकी वजह ये है कि प्रिपरेशन जो होता है ना, उसका प्रिपरेशन का टाइम होता है। मैंने राइट, बताया ना आपको, ये फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, अगर आप पहले फर्स्ट, से तैयारी कर लिए हाँ, तो। अगर आपने पहले से तैयारी की है, उसको 10 के राइट, बाद आपने उसको शुरू कर दिया है, तो आपके पास 5 साल होते हैं, 5 साल। राइट, क्योंकि आपको एग्ज़ाम लिखना हो ग्रेजुएशन के बाद ही। उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ना, ग्रेजुएशन मिनिमम की बात आपको है। ग्रेजुएट होना है। आपको ग्रेजुएट होने के लिए आप डॉक्टर बन के भी एग्ज़ाम लिख सकते हो, क्योंकि आप ग्रेजुएट हो। राइट, आप इंजीनियर बन के भी एग्ज़ाम लिख सकते हो। हाँ, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई आपने बीए किया, बीएससी किया, बीकॉम किया, उसके बाद ही आप आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनोगे यूपीसी, नहीं। आपको बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं ये एग्ज़ाम क्लियर करने वाले इंजीनियर्स होते हैं। ओके, हाँ, पहले ट्रेंड ऐसा था, पहले शुरुआत में ऐसा था कि आर्ट्स वाले जो मैक्सिमम बच्चे जो यूपीसी का एग्ज़ाम क्लियर करते थे। लेकिन अभी कुछ सालों में जो ट्रेंड जो है चेंज हो गया, रिवर्स हो गया। अब इसमें यूपीसी के एग्ज़ाम क्लियर करने वाले जो बच्चे मेजॉरिटी मिलेंगे आपको, वो स्टूडेंट्स रहेंगे जो इंजीनियर्स, उनका बैकग्राउंड जो है इंजीनियर टेक्निकल बैकग्राउंड रहेगा, साइंस का बैकग्राउंड रहेगा। ओके, कोई डॉक्टर खास से वजह इसका? उसकी वजह ये है कि मतलब पहले जो स्टूडेंट आर्ट्स में जो है इंटेलिजेंट बच्चे ज़्यादा जाते थे। राइट, क्रिएटिव बच्चे ज़्यादा जाते हैं। क्रिएटिव बच्चे पहले ज़्यादा जाते थे, कि मैं पुरानी बात कर रहा हूँ। मतलब आर्ट्स मतलब फेवरेट सब्जेक्ट होता था, बिल्कुल, और ज़्यादा stream favorite स्ट्रेसफुल होती नहीं थी, होता था। हाँ, तो ज़्यादातर लोग उसमें जाते थे। लेकिन अभी ट्रेंड चेंज हो गया है। ओके, आप देखोगे कि अच्छे बच्चे ज़्यादा होते हैं वो साइंस में जाते हैं। राइट, हाँ, पढ़ने के एतबार से उनको मतलब वो उनका प्रोफेशन बनाना होता है, तो उसके हिसाब से वो लोग साइंस में जाते हैं। तो उसकी वजह से यही बच्चे जो हैं फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम्स क्लियर करने वाले बन जाते हैं। राइट। आई मीन बच्चों को सपोर्ट और बर्डन में कभी कभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है और वो स्ट्रेस ज़्यादा ले लेते हैं, है ना, एकदम बारीक सा एक लकीर है। अगर वो सपोर्ट ज़्यादा दिखाई दे, बाहर मत जा, खेल मत, पढ़ाई कर, दोस्तों के साथ मत जा, बैठ पढ़ाई कर, आई थिंक वो पेरेंट्स को भी थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आई मीन वो सेंसिटिविटी जो एक पतली सी लकीर है, हाँ, उसमें तो कभी इस बार कभी उस बार थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, वो पेरेंट्स का टैलेंट है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। जो अपब्रिंगिंग जो भी कर रहे हैं, ऐसा कुछ सोच रहे हैं, तो प्लीज़ गाइडेंस लीजिए, ऐसे पढ़े लिखे लोगों से गाइडेंस लीजिए और इंस्पायर कीजिए बच्चों को भी। एज ए पेरेंट्स एनकरेज कीजिए कि ऐसे भी प्रोफेशन होते हैं, ऐसे भी क्लासेस होते हैं। मैं एक सर को फॉलो करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए। वो यूपीएससी पढ़ाते हैं, उनका नाम है अवध ओझा सर। उन्होंने एक चीज़ बोली जो कि आई थिंक $1 बिलियन सेंटेंस है: पैसे के पीछे मत भागो, पावर के पीछे भागो। बिकॉज पावर एक ऐसी चीज़ है, पावर आ गई तो पैसा झक मार के आपके पीछे आएगा। तो आई थिंक लीगलाइज्ड पावर अगर आपके पास है, आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट बिगेस्ट स्ट्रेंथ, ताकत दैट यू वुड हैव। यस। इसके बारे में आपके क्या विचार है? पेरेंट्स को इस चीज़ को तो बैलेंस करना ही पड़ेगा और ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा मतलब जो है प्रेशर डाल के भी आप बच्चों से काम नहीं करा सकते हो। बिल्कुल। हाँ, अब बच्चों के आपको स्ट्रेंथ को देखना होगा। बच्चों को अभी मुझे कोई चीज़ लेना है ना, ख़रीदना है, तो ख़रीदने में मैं कितना मतलब ध्यान देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं टमाटर खरीदता हूँ, तो टमाटर भी खरीदते वक्त मैं कैसे करता हूँ कि अच्छे अच्छे टमाटर लेता हूँ, परख के लेता हूँ। राइट, परख के लेता हूँ ना, फ़ौरन तो नहीं। बिल्कुल। बस आप वहाँ पर ध्यान दे रहे हो, टमाटर खरीदने में ध्यान दे रहे हो। आप चप्पल, अपने जूते और अपने कपड़े खरीदने में इतना ध्यान देते हो, इतनी बार्गेनिंग करते हो, इतना सोचते हो क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, आइडियाज़ लगाते हो,
है ना, कितना सोचते रहते हैं। टाइम बर्बाद करते हैं टी शर्ट लेने के पीछे। किसी को मतलब जो किसी को घर लेना है, कुछ लेना है, तो कितना रिसर्च करेंगे, क्या करेंगे, कितना सोचता है आदमी, बहुत सोचता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप जो है आपके बच्चे के बारे में क्यों नहीं सोचते हो, और क्यों नहीं उससे उस चीज़ को डिस्कस भी करते हो, उसको आपको डिस्कशन में भी लाना है, एब्सोल्युटली डिस्कशन में लाना है। हाँ, अभी मैं बता दूँ, मेरी मतलब जो बेटी कल मेरे घर में मेरी बेटी, मेरी वाइफ और बेटे, तो मेरी बेटी पूछ रही अब क्या करूँ। मैंने भाई ठीक ना, अभी 10 नहीं 10 में नहीं, अबू मेरे को अभी 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 मतलब बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो ये डिस्कशन में भी आना चाहिए। एब्सोल्युटली। बच्चों को भी कभी कभी थोड़ा बड़ा बना देना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको बच्चों को इनकरेज करना है। तो आपने बताया ना वो थिन लाइन होती है। बिल्कुल। हाँ, एक होता है प्रेशर और एक होता है मोटिवेशन। इसमें मतलब बहुत ज़्यादा मतलब जो सपोर्ट होता है ना, उसमें मतलब थिन लाइन होती है, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। बिल्कुल। ये आई थिंक ये मशवरे से वो सॉर्ट आउट होएगा। हाँ। बिकॉज इसमें दोनों का माइंड इन्वॉल्व है। हाँ बिल्कुल। डिस्कशन आपसे भी किया गया था। आप जो है बच्चों के साथ में जब उस चीज़ को डिस्कस करते हो ना, बिल्कुल, तो बच्चा जो है वो प्रेशर से हटकर जो है ना मोटिवेशन में आ जाता है। हाँ ठीक है, मेरे को मोटिवेट कर रहे हैं, पेरेंट्स बता रहे हैं, समझा रहे हैं, अच्छी बात है। तो प्रेशर में नहीं डालना है बच्चों को, बच्चे की कैपेसिटी देखना है। अच्छा, 5 उंगली हमारी बराबर नहीं होती है, हम कहते हैं, है ना, बिल्कुल सही। तो हमारे बच्चे जो है ना, 5 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे, जितने बच्चे हमारे हैं वो एक जैसे नहीं हो सकते। बच्चों को कंपेयर भी नहीं करना है। हर एक की कैपेसिटी, हर एक का टैलेंट यूनिक है। एब्सोल्युटली। तो आपको उसकी कैपेसिटी, उसके टैलेंट के हिसाब से क्या करना, उसके फ्यूचर के बारे में डिस्कस करना है, उसको डिसाइड करना है। बिल्कुल करेगा तो आपका बच्चा, हाँ, लेकिन आप उसको डिस्कस करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत डिसाइड अच्छी तो वो बात करेगा, है। लेकिन आपको क्या करना है, उसको डिस्कस करना है, और उसकी कैपेसिटी हिसाब से जितना है आप उसको मोटिवेट करो। आप उसको मोटिवेट करते रहो, मोटिवेट करो, आपके सपोर्ट से वो प्रेशर खत्म हो जाएगा। और कोई चीज़ एडअप आप करना चाहेंगे नए जनरेशन के हिसाब से? आई थिंक कोई मैसेज आप अगर देना चाहें जो अपकमिंग जनरेशन है। ये बच्चों के लिए जो है सबसे अहम मतलब जो है मैसेज, मैं तो कहूँगा पेरेंट्स के लिए भी जी जी बिल्कुल। टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज के जनरेशन में जो है ये टाइम मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं है, पेरेंट्स में भी नहीं है। ओके। मैं थोड़ा सा पहले पेरेंट्स की तरफ ही आ जाता हूँ। तो पेरेंट्स जो है उनको ना खाने का वक्त पता होता है, पेरेंट्स का सिस्टम होता है, ना सोने का मतलब जो टाइम होता है। तो नहीं खाने के टाइम में, सोने के टाइम में इनका टाइम नहीं होता है, तो बच्चों में भी वो चीज़ें आ जाती है, राइट। ऑटोमेटिकली आती है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप बच्चों को ये मत बोलो कि भाई तुम झूठ मत बोलो। आप अगर झूठ बोल रहे हो तो बच्चा भी आपका झूठ बोलेगा। राइट। आप बच्चों को ये मत बोलो कि भाई आप हमेशा सच बोलो। आपका बच्चा सच बोलेगा अगर आप सच बोल रहे हो। राइट। तो आप जो करते हो, है ना, वो बच्चा क्या करता है आपको देखता है। 24 घंटा आपके घर में बच्चा आपका रहता है, स्कूल जाता है, उसके बाद आपको देखता रहता है कि मेरी मम्मी कैसे हैं, मेरी डैडी कैसे हैं। ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व सीखता करता है, राइट। ऑब्जर्व करता है ना। राइट। तो एक ऑटो रिक्शा में एक मम्मी मदर जा रही थी और वो नोटबुक ये बुक पढ़ रही थी, रीड कर रही थी। बच्चा भी था, वो भी रीड कर रहा था। तो वो ऑटो में पूछा, अरे आपका बच्चा भी रीड कर रहा, आप भी रीड कर रहे हो? तो बोले मुझे बच्चों को कहना नहीं है, मुझे करना है। राइट। मुझे बच्चों को कहना नहीं है, मुझे करना है। मैंने किया, बच्चा भी करेगा। मैं मोबाइल लेके बैठूंगा तो बच्चा भी मोबाइल लेके बैठेगा। मैंने टाइम को वेस्ट किया, हम बच्चा भी टाइम वेस्ट करेगा। मेरे पास टाइम मैनेजमेंट, बच्चे के पास भी टाइम मैनेजमेंट नहीं। तो पेरेंट जो है ना, इसको पहले टाइम मैनेजमेंट को पूरा सिस्टम बनाए, 24 आवर्स का भी, हमको उठना कब है, क्या कब करना है, क्या नहीं करना है। राइट सर। आपको देखकर बच्चा भी क्या करेगा, वो भी मतलब जो टाइम मैनेजमेंट बन जाएगा। अमेजिंग। हाँ, क्योंकि अभी ऐसा है ना कि बच्चा, उसको मालूम ही नहीं कि मुझे पढ़ाई कब करना है। उसने मोबाइल ले लिया हाथ में तो 2 घंटा राइट मोबाइल में वेस्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। उसको पता ही नहीं। बाहर चला गया, बाहर जो है दोस्तों में मिलने चला गया, और दोस्तों में 2-4 घंटा ऐसे चला गया, उसको पता ही नहीं। क्योंकि उसके पास पता है, उसको पता ही नहीं कि मुझे इस वक्त में मेरे को पढ़ाई करना है जी। अब नहीं पता है, इसलिए वक्त को क्या कर रहा हो, बर्बाद कर रहा हो। फाइनली क्या होता है, आज तुम वक्त को बर्बाद करो, कल वक्त तुमको बर्बाद करेगा। ये पक्की बात है। पेरेंट्स इज़ वेरी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एक बच्चों के एजुकेशन को चुनने में, फील्ड या करियर को चुनने में। तो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स को कुछ चीज़ का इल्म या आइडिया नहीं होता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वैसे पेरेंट्स को आप करियर गाइडेंस कैसा देंगे उनके बच्चों के लिए? तो वो एक कोई प्लेटफॉर्म ऐसा कुछ है, या फिर आप लोगों ने कुछ बंदोबस्त किया है? मतलब एज अ करियर गाइडेंस, काउंसलिंग मतलब वही आपको क्या करना चाहिए, आपका इंटरेस्ट क्या है? तो ये जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है जी।
करियर गाइडेंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक एग्ज़ाम्पल है और ये हो चुका है। एक स्टूडेंट आइडियल स्कूल से पढ़ाई किया उसने, आइडियल स्कूल का टॉपर था ओके। वो। उसके बाद उसको डिप्लोमा में एडमिशन दिलाया घर वालों ने, बोले भाई आपने टॉप किया तो आप डिप्लोमा में। मैं अभी आज से बहुत मतलब 90s की बात कर रहा हूँ, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। ओके। हाँ, मतलब समझ लो आज से 25-30 साल पुरानी बात रहेगी। 30 साल 35 साल हो गए होंगे। तो वो बच्चा डिप्लोमा करने चला गया। डिप्लोमा वो कर नहीं पाया, कुछ महीने में उसने डिप्लोमा छोड़ दिया। फिर उसका तो वो ईयर ख़त्म हो गया। तो पेरेंट ने बोले भाई अभी ये डिप्लोमा नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे? तो बोले इसको साइंस में, क्योंकि इसने तो अच्छा मार्क्स लेकर आया था 10th में, तो उसको साइंस में एडमिशन दिलाएंगे। तो फिर उसको साइंस में एडमिशन दिलाया नेक्स्ट ईयर के पेरेंट। लेकिन बच्चा साइंस में भी उसने कुछ नहीं किया और कुछ महीनों के बाद जो है उसने वो साइंस का स्ट्रीम भी छोड़ दिया, कॉलेज जाना छोड़ दिया। उसके स्कूल के एक सर थे, उस सर को पता चला भाई ऐसा ऐसा मामला है। तो बच्चों को बुलाया, बोले क्या मामला है क्या नहीं। तो उनको भी थोड़ा सर को पता था, तो सर ने पेरेंट्स को भी बुलाया, भाई आपने इसको डिप्लोमा कराया फिर साइंस में कराया, तो 2 साल तो उसका वेस्ट हो गया, बच्चा बर्बाद हो गया, बिल्कुल बर्बाद हो गया। तो बोले क्या है? तो बोले इसका जो है ना आर्ट्स में अच्छा था, ये किसने बोला? आर्ट्स में ड्राइंग वगैरह इसकी बहुत अच्छी थी। ये किसने बोला? सर ने कहा। ओके। तो आपने मतलब इसकी काउंसलिंग वगैरह भी नहीं कराई ना? ओके। तो पेरेंट ने कहा हमने काउंसलिंग नहीं करा, हमको तो लगा हमारा बच्चा टॉप किया स्कूल में, किसमें भी अब चला हम तो जाएगा। उसको डिप्लोमा कराएंगे, इंजीनियरिंग Okay. कराएंगे, डिप्लोमा के बाद 3 साल डिप्लोमा 3 साल इंजीनियरिंग कराएंगे। फिर हमने देखा डिप्लोमा नहीं करा तो बोले चलो ठीक है साइंस करा देते हैं, लेकिन दोनों भी नहीं हुआ। तो बोला अब इसकी काउंसलिंग कराओ। काउंसलिंग करने के बाद जो है वो काउंसलर ने बताया कि भाई ये आपका बच्चा आर्ट्स वाला है। तो उसको फिर एडमिशन कराएं JJ कॉलेज ऑफ आर्ट्स में, CST में। ओके। हाँ, उसने फाइन आर्ट्स का वहाँ से कुछ डिग्री वगैरह ले लिया, 5.5 साल वगैरह कुछ था। उसने पढ़ने के बाद जो है वो उसमें एक्सपर्ट्स हो गया, फिर डिज़ाइनिंग वगैरह भी करता था। दुबई पुलिस में भी उसको, दुबई गवर्नमेंट या दुबई पुलिस में उसको जॉब लगी थी, वहाँ पर जॉब करता था। उस पीरियड में मेरे ख्याल से वो आज से मैं 25 साल पुरानी बात करूँ, ठीक है, तो उसमें उस वक्त की मतलब कुछ 70-80,000 सैलरी, हाँ सैलरी वगैरह उस वक्त थी उसको ऐसे। राइट। तो एक करियर गाइडेंस, करियर जो है ना ये चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें 2 चीज़ें होती है। देखो आपको सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए, है ना? बिल्कुल। सिर्फ मॉनेटरी सर्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए जी। बल्कि आपको जो है मेंटली और आपके दिल को भी सुकून मिलना चाहिए, भाई मैं जॉब कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है। जी। पेरेंट्स सिर्फ अगर पैसा आएगा तो कब तक सेटिस्फाइड रहेगा एक इंसान? बिल्कुल। 1 साल 2 साल, उसके बाद बोलेगा जॉब में मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन अगर वो मेंटली सेटिस्फाइड है और दिल से मतलब जो उस अपनी जॉब से खुश है, तो फिर वो क्या करेगा? उस चीज़ को हमेशा करेगा, पैशन, हाँ, कंटिन्यू रखेगा। हर एक पेरेंट्स को जो है 10 में बच्चा है स्पेशली, बल्कि उससे पहले भी करना चाहिए, कम से कम मतलब आखिरी दर्जे में जो है कि 10th में बच्चा है आपका, तो उसका करियर काउंसलिंग कराओ। उसके पहले उसका एडमिशन होने से पहले, 11th में एडमिशन होने से पहले करियर काउंसलिंग करा लेना उसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर। मैं आई मीन इस चीज़ की वजह से, जैसे कि मैंने आपसे, आपकी और मेरी बात हो रही थी, तो मैंने आपको ये बताया भी कि करियर गाइडेंस और एक काउंसलिंग की कमी हो गई हमारे ज़माने में ही बोल सकते हैं अभी। आई मीन हम जब पढ़ते थे तो उस वक्त में हमें एक प्रॉपर गाइडेंस पाथ और उसके हिसाब से सपोर्ट मिल जाता, तो आई थिंक कुछ बेहतर ही होता उम्मीद से। नहीं अभी तो ठीक है, खैर उस वक्त नहीं हो पाया जी, लेकिन अभी पेरेंट्स का मौका होता है। अच्छा, इसके लिए और एक करियर काउंसलिंग के लिए आपका कॉलेज है सेंट जेवियर्स। सेंट जेवियर्स कॉलेज के कहाँ का? सेंट जेवियर्स मुंबई, CST। ओके। उसके बाजू में जो है वोकेशनल गाइडेंस का सेंटर है। ओके। गवर्नमेंट का वोकेशनल गाइडेंस का सेंटर है। वहाँ पर जो है करियर काउंसलर्स होते हैं जी। बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट भी लिया जाता है बोर्ड एग्ज़ाम के बाद। ओके। हाँ, मैं पेरेंट्स को बताता भी हूँ, समझाता हूँ कि भाई आप जो है यहाँ पर नहीं आ रहे हो तो कम से कम वहाँ पर जाओ। वो एक ब्रीफ आइडिया भी दे दें सर कि काउंसलिंग में होता क्या है? काउंसलिंग कैसे होता है कि बच्चे का एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो लिया जाता है। उसके बाद काउंसलर्स उनसे बच्चे के साथ बैठते हैं और फिर उसका जो है साइकोलॉजी, उसका जो है सब चीज़ें मतलब जो IQ, ब्रेन, सब चीज़ें मतलब उसको क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में आते हैं, फिर उनको वो क्वेश्चन भी पूछते हैं काउंसलिंग में। उसके बाद पेरेंट के साथ में बैठ के बताते हैं कि आपका बच्चा जो ये फील्ड में जा सकता है, इसके लिए बेहतर है। हाँ, वो एक ऑप्शन या 2 ऑप्शन बताएंगे आपको कि भाई ठीक है ये ऑप्शन में आपका बच्चा ये आराम से कर सकता है। तो अब वो क्यों बता रहे हो? वो जैसे एक डॉक्टर होता है ना,
वो डॉक्टर क्या करता है, पूरा चेक करता है और उसके बाद वो मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करता है। बिल्कुल, विटामिन हाँ ए की कमी हाँ है भाई, या इसमें ये है, ये है, ये है। तो वैसे ही जो है करियर काउंसलर जो होता है, वो पूरा उसका देखता है सिस्टम को, एप्टीट्यूड टेस्ट से लेके उसकी काउंसलिंग का जो सेशन होता है, उसकी साइकोलॉजी वगैरह सबको टेस्ट करने के बाद बताता है कि भाई आपका बच्चा ये कर सकता है। तो ये पेरेंट्स को ज़रूर कराना चाहिए, बिल्कुल, और वो प्लीज़ फ्री करें। ऑफ कॉस्ट होता है वहाँ पर, ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही हम था। प्रोग्राम यहाँ पर तो रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह जो होगा वहाँ पर होगा। तो पेरेंट्स को वहाँ पर जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए, बोर्ड एग्ज़ाम के बाद होता ही है। ये मेरा एक पर्सनल सुझाव है, पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे हिसाब से ऐसी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ एक वजह है। अगर मैं मतलब मुझे मेरे एक सर ने, साइंस के सर ने मुझे एक एग्जांपल दिया था कि अगर तेरे को एक 500 रुपये का चॉकलेट चाहिए ना, तो तू बहुत जिद्दोजहद करेगा वो पैसे जमाने में, कैसा भी मेहनत करके जाके वो चॉकलेट का टेस्ट भले से घटिया हो, तू लेके ना बड़े मज़े से खाएगा। लेकिन अगर वही 500 रुपये का चॉकलेट कोई बाज़ार में तुझे फ्री में देगा ना, तो तू 100 सवाल पूछेगा अपने आप से और डाउट करेगा कि कैसा रहेगा, क्या रहेगा, और वो 500 रुपये के चॉकलेट का कोई वैल्यू नहीं रहेगी। वो भले से टेस्ट में लाख गुना अच्छा हो, बिल्कुल उसमें तू कमी निकालेगा। बिल्कुल। इसलिए आई थिंक एक मिनिमम चार्ज होना चाहिए, हाँ, minimum रेस्पेक्ट charge टू होना दैट। चाहिए, होना एक मिनिमम चार्जेस होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा हाँ, बोझ हो बिल्कुल जाए। पूरा फ्री रहेगा तो उसका इंपॉर्टेंस नहीं जी, होता है, बिल्कुल। बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं होता है। जी, एक इम्पोर्टेंट सवाल है। एक बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, आई थिंक वो अच्छा स्कोर भी करता है, मेहनत से, शिद्दत से पढ़ाई कर रहा है, बट कहीं ना कहीं एक चीज़ से आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मार खाते हैं, वो है फिनेंशियल बैकग्राउंड से। तो वैसे स्टूडेंट्स को इनकरेज करने के लिए क्या कर सकते हैं आप या हम? फाइनेंशियली अगर किसी बच्चे का प्रॉब्लम है और वो पढ़ने में अच्छा है, तो मैं कहता हूँ कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आप कह रहे हो कि भाई ये बड़ा प्रॉब्लम, मैं कहता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप बच्चे का परसेंटेज अच्छा है, अच्छा स्कोर किया उसने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ट्रस्ट हैं जो बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। अब बहुत सारी, मैं बताऊँ एग्जांपल देता हूँ, मेस्को का एग्जांपल देता हूँ। ओके, मॉडर्न एजुकेशन एंड वो सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ना, कुछ उसका फुल फॉर्म ऐसे ही है। वो मेस्को जो है बच्चों को लोन देता है, पैसा देता है, एजुकेशन लोन विदाउट इंटरेस्ट। ओके, आपको उसको पे बैक करना है। कब करना है पे बैक? जब आप जॉब पर लगोगे। जैसे आपका परसेंटेज बहुत अच्छा है, आप ओके, इंजीनियरिंग करना चाहते हो, आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन भी मिल गया है, ओके, गवर्नमेंट कॉलेज में आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया है, आपका नीट का स्कोर बहुत अच्छा आया है, ठीक है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज में नीट का एडमिशन मिल रहा है, ठीक है। तो अभी आपके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है, हालांकि गवर्नमेंट कॉलेज में फीस ज़्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी आपके पास वो नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो आप ऐसे ट्रस्ट को अप्रोच करो। आपका 10 में परसेंटेज बहुत अच्छा है, आपको 12 साइंस करना है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस, ये ट्रस्ट जो होता है ना, ये बच्चे के जो है जो फीस का प्रॉब्लम होता है वो सब पूरा कवर कर लेते हैं। ओके, यहाँ तक कि बच्चा अगर हॉस्टल में रहता है इंजीनियरिंग करते हुए या मेडिकल करते हुए, तो उसके जो है चार्जेस वगैरह भी ये लोग देते हैं। अब बच्चों को क्या करना होता है, जब वो जॉब पर लगेगा, जॉब पर लगने के बाद अपना खुद का सेटअप करता है, वटेवर जो भी करता है, उसके बाद बच्चे को वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता क्या करना होता है, उनको रिटर्न करना होता है। ओके, आई थिंक ये सुनने के बाद आई थिंक आपको शायद से कमेंट आ सकते हैं हाँ, कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को कांटेक्ट कैसे करना है, क्या इसको करना है, है। बहुत सारे ट्रस्ट होते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हाँ, कि प्लीज़ आप कुछ उनको कुछ एक ऐसे ट्रस्ट गाइडेंस भी दे होते हैं दें। जो छोटा छोटा अमाउंट भी देते रहते हैं, बहुत Okay. सारे हैं ऐसे ट्रस्ट। जैसे बच्चा 10th में अच्छा परसेंटेज स्कोर किया तो उसको 10,000 8,000 ऐसे देते हैं, जो आपको दोबारा देना नहीं होता उनको। राइट, मैं अभी ये जो बात कर रहा हूँ, ये बड़ा अमाउंट होता है, लैक्स में होता है। अच्छा, तो ये tax- रिटर्न करना होता है विदाउट हाँ, इंटरेस्ट, विदाउट हाँ, ब्याज without के, interest बट के। अभी रेस्ट वो ऑफ द मेस्को अमाउंट। वाले जो है 10 के बाद भी आपको थोड़ा पैसा दे देते हैं, लेकिन वो अमाउंट अगर कम रहता है तो आपको रिटर्न नहीं कर, लेकिन ज़्यादा बड़ा अमाउंट रहेगा। आप अगर एजुकेशन के लिए फॉरेन में जा रहे हो तो उनको अप्रोच करते हैं, ऐसे भी ट्रस्ट होते हैं। राइट, हाँ, लेकिन मैंने तो आपको एक ट्रस्ट का नाम बताया, ऐसे बहुत सारे ट्रस्ट। अब थोड़ा पेरेंट्स भी अगर उसको सर्च करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, उनको ही पता चलेगा। करने वाले देने वाले होते हैं, लेकिन वैसे बच्चे में जो है बच्चा केपेबल होना चाहिए, बच्चा केपेबल होना चाहिए। Right. बच्चे का मतलब जो पोटेंशियल होना चाहिए, वो रिजल्ट शो करेगा। आप रिजल्ट शो करोगे, आपको सब हेल्प करेगा। रिजल्ट आपका अच्छा नहीं है, मार्क्स बहुत कम है, परसेंटेज कम है, अभी आप बोलोगे भाई मुझे मेडिकल करना है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी जाना है, तो Okay. प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का फीस जो होता है वो 50 लाख से लेके 1 करोड़, CR 2 तक करोड़, जाता है। right.
उसके ऊपर जाता है, तो अब वो ट्रस्ट उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। राइट। हाँ, तो ये कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, कोई बैरियर नहीं है। ये सब पेरेंट्स को भी समझ आना चाहिए। और पेरेंट्स ना इसको आखिरी मैसेज में देना जी चाहूँगा जी कि पेरेंट्स ना इस चीज़ को अच्छे से समझ लें और इसको अपने जहन में बिठाएं, और अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ कि हम कम खाएंगे थोड़ा सा, और जो है कम पहनेंगे। कम पहने के मतलब बहुत अच्छा, हमको अगर 2000 के कपड़े पहने नहीं, हम 1000 के कपड़े पहनेंगे। हम खाना खा रहे हैं मतलब बाहर जाके खा रहे हैं, हम उसको कम करेंगे। हमारे बच्चों की पढ़ाई में हम कमी नहीं करेंगे, क्योंकि बिल्कुल सर। सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है ये आपके बच्चों की एजुकेशन है, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट। हाँ, और इसका रिटर्न कितना है इसका तो मैं कैलकुलेट, आप कैलकुलेट कर सकते हो। बिल्कुल आप सर। ये बोल सकते हो भाई मैं ये शॉप में पैसा लगाया तो मुझे इतना रिटर्न मिलेगा, ये बिजनेस में लगाया मुझे इतना रिटर्न मिलेगा, बिल्कुल लेकिन बच्चों के जो है पढ़ाई में लगाएंगे इसका कोई मतलब रिटर्न का कुछ नहीं। एक तो आपका बच्चा उसका फ्यूचर बन जाएगा, और रिटर्न का तो कोई वो हम बोल भी नहीं सकते Right, कि ये sir. कितना % आपको रिटर्न देगा, और सबसे अनमोल प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। एब्सोल्युटली। आपसे बात करके बेहद खुशी हुई, बहुत सीखने को मिला। थैंक यू सो मच। आई मीन हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। वी आर रियली ऑनर्ड टू हैव यू हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया।